गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का अपना टॉपिक है पोजीशंस। ये पोजीशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कई बार इमेज में भी कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं। देखो क्या होता है पोजीशंस, मतलब कोई भी पेशेंट है उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए, उसको बेड सोर से बचाने के लिए और अनदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए पोजीशंस अनिवार्य होती हैं देना या कंपलसरी होती हैं देने। ठीक है, ये पर हॉस्पिटल में हर 2 घंटे में क्या करी जाती है, चेंज कराई जाती हैं पोजीशंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। देखिएगा, जो सबसे पहली जो पोजीशन है वो कौन सी है, सुपाइन पोजीशन। जो सुपाइन पोजीशन है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन होता है। क्या नाम होता है, डोर्सल रिक्यूम्बेंट। जो ये दिखाई दे रही है आपको अभी, ये कौन सी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन। जो सबसे पहली आपको दिखाई दे रही है, क्या नाम है, सुपाइन, जिसका दूसरा नाम क्या है, डोर्सल पोजीशन। अगर कोई पेशेंट जो है अपने बैक के थ्रू बेड पर लेट रहा है बैक साइड से, ठीक है, बैक लेइंग पोजीशन विद आर्म ऑन द साइड्स। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट की क्या है, उसकी आर्म्स तो क्या है, साइड में है। क्या कह रहा है ये, उसकी जो आर्म्स हैं वो क्या है, साइड में है, जैसे कि इसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है। और वो अपने बैक के थ्रू बेड पे लेटा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन आएगी, सुपाइन, जिसका दूसरा नाम क्या है, डोर्सल पोजीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगली पोजीशन क्या है, इसमें इसका यूज देखिए। सबसे इसका जो यूज है वो क्या है, देखिएगा इसके यूज क्या है। देखो, मोस्टली जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो, रेस्टिंग हो गया है। ठीक है, जैसे किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 टेक्निक्स होते हैं, 4 मेथड होते हैं करने के। जैसे कि पहला क्या होता है, पहला जो मेथड है उसका नाम क्या है, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, या फिर उसको इंस्पेक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दो सेकंड बार जो चीज़ होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते हो, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। ये 4 मेथड्स होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। लेकिन जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमारा सीक्वेंस बदल जाता है। जो अस्कल्टेशन 4 नंबर पे आता है वो कहाँ हो जाएगा, 2 नंबर पर। बाकी नीचे फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, जैसे कि पहला आपका जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें पहला जो ऑप्शन इंस्पेक्शन था वही आएगा, इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन। सेकंड पे क्या आ जाएगा, अस्कल्टेशन, जब हम क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा इसमें थर्ड फिर वही परकशन और पाल्पेशन, ये सीक्वेंस हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन, जिसमें सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो पोजीशन है कौन सी है, डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन, जिसका डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन दिखाई दे रही है। इसमें क्या हो रहा है, एक पेशेंट है जो सुपाइन पोजीशन में सेम पोजीशन में लेटा हुआ है, लेकिन उसमें क्या करोगे, जो लेग्स हैं उनको फ्लेक्स कर दोगे, जो घुटने हैं उनसे फ्लेक्स कर दोगे और उनको बेड पे रेस्ट कराओगे। ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब जो उनके हिप हैं उधर की तरफ नीज से क्या करोगे, उसको फ्लेक्स कर दोगे, मतलब मोड़ दोगे, और अंदर की तरफ उसको मोड़ोगे हिप्स की तरफ, तो उसको कौन सी पोजीशन कहलाएगी, वो डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन। जो डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन है उसका क्या उपयोग है, देखिएगा इसके अंदर, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल एंड जेनिटल एरिया। जब भी हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर जेनिटल एरिया का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उपयोग में पेरिनियल केयर या पर वेजनल एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, पर वेजनल एग्जामिनेशन। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है तो हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन उसको दे सकते हैं। पेरिनियल केयर का मतलब क्या है, जो जेनिटल एरिया के साइड में जो एरिया है उसको पेरिनियल एरिया बोलोगे, वहाँ भी अगर आपको केयर देनी तब भी हम डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो वाइड हो जाता है। देखिएगा इसके अंदर क्या, देखो क्या है इसके अंदर, जैसे डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है, इसके नी से इसको फोल्ड करके हिप की तरफ अंदर इसके जो लेग्स हैं उसको क्या कर दिया गया है, फ्लेक्स्ड कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो पैर है उसको वाइड कर दिया जाएगा, थोड़ा फैला दिया जाएगा इसको दोनों को, जिससे कि उसका पेरिनियल एरिया, जेनिटल एरिया जो है वो आसानी से दिखाई दे सके। ठीक है, अगली हमारी जो पोजीशन रहेगी वो कौन सी है, हमारा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन।
क्या नाम है इस पोजीशन का? ट्रेंडलवर पोजीशन। देखिए इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, जो उसके फुट रेस्ट है, ठीक है, जो फुट एंड पार्ट है बेड का वो अपर कर दिया गया है और हेड एंड पार्ट क्या कर दिया गया है, लोअर पार्ट में कर दिया गया है, ठीक है। इसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे? ट्रेंडलवर पोजीशन। इसके अंदर देखिएगा कहाँ कहाँ ये मोस्टली दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। ये पोजीशन है, इसका नाम देखिए क्या है, देखिए शॉक पेशेंट। मोस्टली जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम में, शॉक पेशेंट। अगर किसी पेशेंट के अंदर शॉक हो रहा है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे उसको? ट्रेंडलवर पोजीशन देंगे उसको। उसके बाद क्या है, हाइपोटेंसिव पेशेंट है कोई भी जिसका बीपी कम हो गया है, ठीक है, उसको भी हम कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलवर। क्यों दे रहे हैं ये? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में भरा हुआ ब्लड रहेगा या फिर जो प्रेशर है या फ्लूइड है वो क्या चला जाएगा, जो हेड पार्ट है, जो लंग्स है उधर की और जो हार्ट है उधर की तरफ, नीचे की तरफ चला जाएगा, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ, ठीक है, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ रहता है, उसको फ्लूइड को नीचे की तरफ चला जाएगा, इसलिए हम कौन सी पोजीशन देंगे उसको? ट्रेंडलवर पोजीशन देंगे। इसके बाद जैसे कि एक कोई मदर है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर कोड प्रोलैप्स हो गई, जो अम्बिलिकल कोड है वो क्या हो गई है, बाहर की तरफ आ गई है वेजाइना के अंदर, ठीक है, और अभी डिलीवरी का समय आया नहीं, तो उस समय हम क्या कौन सी पोजीशन देंगे उसको? ट्रेंडलवर पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरीज, ठीक है, इसमें भी हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? ये जैसे कोई एब्डोमिनल ऑर्गन है उसको अपवार्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरी, सर्जरी के दौरान अगर कोई ऑर्गन जैसे एब्डोमिनल सर्जरी चल रही है और उन ऑर्गन्स को आपको अपवार्ड करना, अंदर की तरफ करना, तब भी हम ट्रेंडलवर पोजीशन उसको दे सकते हैं। या एयर एम्बोलिज्म, जैसे किसी कोई पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया है, वेसल्स के अंदर एयर एम्बोलिज्म हो गई है, एयर का बबल्स बन गया है वेसल्स के अंदर, तो उस दौरान हम भी ट्रेंडलवर पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस जो कंडीशन है उससे रोकने या थ्रोम्बोसिस से रोकने के बचाएगा। एयर एम्बोलिज्म के कारण क्या हो सकता है, वहाँ क्लोट बन सकता है, ठीक है, तो उस पोजीशन उसमें बचने के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलवर पोजीशन। और ट्रेंडलवर पोजीशन होती क्या है, जिसमें फुट एंड पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, अबव लगभग 30 से 45 डिग्री क्या कर दिया जाएगा, उसको अपर कर दिया जाएगा और हेड पार्ट को लोअर कर दिया जाएगा, इसको हम ट्रेंडलवर पोजीशन कहते हैं। अगला जो पोजीशन है उसको क्या नाम है? रिवर्स ट्रेंडलवर। देखिएगा उसके जस्ट विपरीत है ये, इसमें क्या करेंगे हम, इसीलिए इसका नाम रिवर्स है, रिवर्स ट्रेंडलवर पोजीशन। इसमें देखिएगा क्या, जैसे जैसे में क्या करा जा रहा है, जो हेड एंड पार्ट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, जैसे कि हेड एंड जो पार्ट है, जो हेड एंड पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है, 30 से 45 डिग्री क्या कर दिया गया है, अपर कर दिया गया है, और जो फुट एंड पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है, नीचे की तरफ लोअर कर दिया गया है। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रेंडलवर पोजीशन बोलेंगे। देखिएगा इसके अंदर क्या कहाँ उपयोग में ली जा रही है, ये मोस्टली उपयोग में ली जा रही है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स वगैरह। जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे कि कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि इसके अंदर रिफ्लेक्स गैस्ट्रोइसोफेजियल, जो एस्टोमक है और जो इसोफेगस है, वो जो जंक्शन है वहाँ एक रिफ्लेक्स पाया जा रहा है, ठीक है, उस रिफ्लेक्स में के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, ठीक है, उसको मिनिमाइज, उसको ठीक करने के लिए हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? रिवर्स ट्रेंडलवर पोजीशन दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोजीशन है वो कौन सी सामने आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे? लैटरल पोजीशन। जो लैटरल पोजीशन होती है वो कितने प्रकार की होती है? लैटरल पोजीशन मोस्टली 2 प्रकार की हमको लैटरल पोजीशन होती है। एक तो राइट, अगर हमारा मुंह राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट राइट साइड की तरफ है तो उसको राइट लैटरल पोजीशन बोल देंगे, अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ है तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन बोल देंगे, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा? इसको दूसरा नाम क्या है? साइड लाइंग पोजीशन। इसके अंदर देखिएगा क्या चीज़, जैसे कि इसके अंदर एक पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन में लिटा दिया गया है, उसके जो लेग है अपर वाली लेग उसको फोल्ड करके उसमें नीचे क्या कर दिया गया है? पिलो लगा दिया गया है। जो दिख रहा होगा इसके अंदर क्या लगाया गया है? पिलो लगा दिया गया है, पिलो, ठीक है। पिलो लगाने से फ़ायदा क्या रहेगा? इनके अंदर जो दोनों पैरों के बीच में जो फ्रिक्शन होने था या प्रेशर जो लगता है, बेड सोर हो सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बोनी प्रोमिनेंस एरिया है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रिलीफ फील कराने के लिए पेशेंट को पिलो की सहायता या पिलो लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिख रहा होगा कि जैसे कि इसके अंदर जो पेशेंट है उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ भी एक पिलो लगा दिया गया है और अपने जो हैंड्स हैं उसको भी आगे की तरफ रख दिया गया है। ये कौन सी पोजीशन के अंदर करोगे आप लोग?
लेटरल पोजीशंस के अंदर। ठीक है, अब इसका उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग मोस्टली कहाँ किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी पोजीशन है। ठीक है, इसमें देखिए मोस्ट कॉमनली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटरल पोजीशन से एग्जाम में। देखिएगा सबसे पहला क्या है, प्रमोट लंग्स एंड कार्डियक फंक्शन। अगर आपको लंग्स और कार्डियक फंक्शंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तब भी हम ये पोजीशन दे सकते हैं। दूसरा क्या है, जो प्रेशर है बैक पर लग रहा था बहुत देर से, जैसे कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, बैक पर प्रेशर लग रहा था, उससे रिलीफ लेने के लिए हम ये लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, लिवर बायोप्सी के बाद, जैसे किसी के अंदर लिवर की बायोप्सी की गई, बायोप्सी करने के बाद उसको जो इंसिजन साइट थी उसको क्या कर दिया गया, बैंडेजेस कर दिया गया, उसको कवर कर दिया गया। उसके बाद कौन सी पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को, राइट लेटरल पोजीशन देनी चाहिए, जिससे कि उस पर प्रेशर पड़ जाए, वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, इसलिए हमेशा ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि कोई भी पेशेंट है उसको लिवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, क्योंकि हमारा लिवर कौन सी साइडेड है, राइट साइडेड। तो राइट साइडेड पे जब हम बैंडेज करेंगे तो उस पर प्रेशर पड़ने के लिए, ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग ना हो उसको रोकने के लिए हम कौन सी पोजीशन, और घाव जल्दी बढ़ जाए उसके लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे, उसको राइट लेटरल पोजीशन देंगे। इसके अलावा और देखिए इसके अंदर क्या है कि किसी भी पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर देखने को मिल रहा है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स। ठीक है, या पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है, जो आपका स्टमक होता है जिसका पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है, उस पाइलोरिक पार्ट के अंदर स्टेनोसिस का मतलब क्या हो गया, जो पाइलोरिक पार्ट है वो क्या होगा, नैरो हो गया है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसके अंदर इसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वोमिट करता है। अब क्योंकि आगे खाना जा नहीं रहा है, जो भी फ्लूइड रहेगा स्टमक में जो आगे बढ़ नहीं रहा है इंटेस्टाइन की तरफ, तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, जिस प्रेशर के कारण क्या देखने को मिलेगा, इसमें बाहर की तरफ वो क्या होगा, वोमिट करने लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरिक पार्ट है वो जो स्पिक्टर है वहाँ पे क्या हो गया, वो स्टेनोसिस मतलब नैरो हो गया है, उसको हम पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो पेशेंट है उसको बाद में, जैसे उसने खाना खाने के बाद उसको कौन सी पोजीशन देंगे, हम राइट लेटरल पोजीशन का उपयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कि कोई पेशेंट है जिसमें क्या हो गया है, सीजर वगैरह आया है, दौरे पड़े हैं, एयर एम्बोलिज्म वगैरह जिसके अंदर बन गया है, या उसमें कोई, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जैसे कोई पेशेंट है उसको सीजर आ रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है, उस दौरान आपको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, लेफ्ट लेटरल ही पोजीशन क्यों दे रहे हो, उसका कारण क्या है कि जो पेशेंट है वो जो उसके अंदर जो सलाइवा बन रहा है या कोई भी सब्सटेंस है उसको एस्पायरेट नहीं कर जाए। ठीक है, उससे बचने के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे उसको, लेफ्ट लेटरल, जिससे कि एयरवे क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ को एस्पायरेट नहीं कर जाए, कहीं उसके कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कहीं लंग्स में चले जाए पानी, उससे बचने के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई है हमारी, ये पोजीशन हो गई है लेफ्टल पोजीशन, जो राइट और लेफ्ट दो पार्टों में बांटी गई है। इसके बाद ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है आपको, कौन सी पोजीशन है, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन कौन सी होगी, देखिए इसके अंदर क्या कर दिया गया, पेशेंट को एकदम जैसे प्रोन पोजीशन है उसी की तरह लिटा दिया गया है। इसके अंदर ये जो इमेज है किसकी है, ये सिम्स पोजीशन की। इसमें देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो सिम्स पोजीशन है मोस्टली कहाँ उपयोग में ली जा रही है, रेक्टल एग्जाम में। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आया है, इसको स्टार मार्क क्वेश्चन कर दो। एक तो ये लिवर बायोप्सी वाला क्वेश्चन स्टार मार्क था, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला था। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है स्टार मार्क आपका, इसके बाद आ रहा है आपका, जैसे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे रेक्टल एग्जामिनेशन किसी का करना है, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों के अंदर। या उसके अलावा आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमा आपको कौन सी पोजीशन में दिया जाता है। ठीक है, एनीमा जो हम पोजीशन कोई सी भी पोजीशन देंगे वो कौन सा है हमारा, राइट, ये सॉरी सिम्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन में हम एनीमा देते हैं, सिम्स पोजीशन के अंदर हम एनीमा देते हैं। अगर कोई किसी एस्पायरेशन से बचने के लिए भी हम इस पोजीशन का उपयोग करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पेशेंट को एनीमा देने के लिए कौन सी पोजीशन उपयोग में ली जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पोजीशन उपयोग में ली जाएगी, सिम्स पोजीशन। ठीक है, सिम्स पोजीशन क्यों ली जा रही है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जो एरिया है एनल टू आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि इस पोजीशन में आपको दिखाया गया है,
इसमें क्या है, जो एनस एरिया रहेगा वो आसानी से विजुलाइज हो रहा है, तो उसको इसलिए हम कौन सी पोजीशन उपयोग में लेते हैं, सिम्स पोजीशन उपयोग में लेते हैं। इसके बाद जो पोजीशन हमारी आ रही है, ये कौन सी पोजीशन है, लो फाउलर। ठीक है, लो फाउलर पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, जो पेशेंट का हेड एंड पार्ट रहेगा, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, लेकिन उसका जो हेड एंड पार्ट है बेड का, उसको कितने डिग्री एंगल पर एलिवेट कर दिया गया है, 30 डिग्री एंगल पर क्या कर दिया गया है, एलिवेट मतलब उठा दिया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पोजीशन सबसे ज़्यादा उपयोग में किसमें, जितनी भी फाउलर पोजीशन होंगी सबसे ज़्यादा क्यों उपयोग में ली जाती हैं, एस्पायरेशन को, एयरवे को क्लियर रखने के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। अब इसके अंदर दिखाई दे रहा है इसके जो यूजेज हैं वो देखिएगा। यूजेज के अंदर क्या, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ गया है तो उसको सही करने के लिए हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, आप लो फाउलर पोजीशन दे सकते हो। एस्पायरेशन, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ट्यूब फीडिंग अगर किसी को पेशेंट को करवा रहे हो, ट्यूब फीडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि किसी को आप गैस्ट्रिक गावेज प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, लावेज प्रोसीजर कर रहे हो, या फिर किसी को क्या कर रहे हो, आप राइल्स ट्यूब के द्वारा किसी पेशेंट को खाना खिला रहे हो, तो या फीडिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान लिक्विड फीडिंग दे रहे हो उसको, तो उस दौरान अगर वो एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, लो फाउलर पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। स्टार मार्क क्वेश्चन क्या है इसमें, कि जो ICP है अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, उसको पोजीशन हम दे सकते हैं लो फाउलर पोजीशन, जिसमें क्या हो रहा है, 30 डिग्री पर बेड को क्या कर दिया गया है, एलिवेट कर दिया गया है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको देखिएगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है सेमी फाउलर। इस सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर क्या कर दिया गया है, बेड को 45 डिग्री एंगल पर एलिवेट कर दिया गया है। ठीक है, इसको हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। अब इसके अंदर देखिएगा इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है। सेमी फाउलर पोजीशन का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे लंग्स एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, कि आसानी से एयर आ जा सके, एक्सपांड हो सके अच्छे से लंग्स, इसलिए हम कौन सी पोजीशन कर सकते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन, जिसमें क्या हो रहा है, हेड एंड पार्ट को, जो बेड का हेड एंड पार्ट है उसको क्या कर दिया गया, 45 डिग्री एंगल पर अबव क्या कर दिया गया, एलिवेट कर दिया गया है। ठीक है, अगर किसी जैसे एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो एब्डोमिनल सर्जरी से उसको टेंशन को रिलीव करने में, मतलब जो प्रेशर है, रिलीव टेंशन ऑन सर्जरी का मतलब क्या है, जो प्रेशर पड़ रहा है एब्डोमिनल के ऊपर उसको कम करने के लिए या कौन सी पोजीशन दे सकते हैं हम पोजीशन देंगे ये सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, जैसे कि वहाँ कोई प्रेशर, जैसे एब्डोमिनल की सर्जरी की गई तो हम क्या कर देंगे, पेशेंट के हेड एंड पार्ट को क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छी हो सके और क्या हो सके, जल्दी से घाव बढ़ सके, उसमें रिलीव टेंशन हो सके वहाँ का। ठीक है, उसके बाद हम इस पोजीशन का उपयोग कर रहे हैं जैसे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला, TEF क्या है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला। ये भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, सेमी फाउलर पोजीशन, जिसमें 45 डिग्री एंगल पर हेड को क्या किया गया है, एलिवेट किया गया है। पैरासेंटेसिस, देखो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला का मतलब क्या था, इसका थोड़ा सा बता दूं। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला का मतलब है जो ट्रेकिया और जो ईसोफेगस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो जाता है, एक फिस्टूला बन जाता है दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला, जो कि एक कंजेनाइटल बीमारी है जो जन्मजात देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, इसको हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला TEF कहते हैं। पैरासेंटेसिस का मतलब क्या है, जब किसी पेशेंट के अंदर क्या किया जा रहा है, पैरासेंटेसिस का मतलब क्या हो रहा है, पैरा और सेंटेसिस मतलब क्या किया जा रहा है, इंसिजन किया जा रहा है लंग्स के अंदर, जैसे कोई किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड को बाहर निकालना है। ठीक है, क्या है, लंग्स है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोई फ्लूइड भर गया है। ठीक है, जो प्लूरल स्पेस जो होता है, उस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या बढ़ गया है, फ्लूइड भर गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम एक प्रोसीजर के द्वारा बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम सेमी फाउलर पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट जो पोजीशन है कौन सी है, हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, हाई फाउलर पोजीशन है। ये हाई फाउलर पोजीशन में क्या कर दिया गया, 90 डिग्री एंगल पर बेड को क्या कर दिया गया है, एलिवेट कर दिया गया है। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाई फाउलर पोजीशन कह रहे हैं। इसके अंदर देखिएगा कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं जैसे कोई पेशेंट है,
अगर किसी पेशेंट के अंदर चोकिंग हो गई है, चोकिंग का मतलब क्या कर गया है, वो कोई खाना उसके ये क्या है, जो ईसोफेगस वगैरह है उसमें क्या कर गया, खाना अटक गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, चोकिंग बोलते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जो जो ईसोफेगस है, ठीक है, या माउथ कैनाल के अंदर जो उसके बाद जो ईसोफेगस के बाद जो भी है तो उसमें क्या कर गया, खाना चॉक्ड हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे कि एयरवे जो ट्रेकिया है उसके अंदर भी जैसे खाना वगैरह फंस गया है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, तो उसके अंदर चोकिंग से बचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम ये हाई फाउलर पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, हाई फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये हाई फाउलर, उसमें जो यूज है उसका क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीड इंक्यूबेशन। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना, ठीक है। जैसे कि एनजी ट्यूब है, ठीक है, नाक के द्वारा गैस्ट्रिक पार्ट में, मतलब स्टोमक में कोई ट्यूब घुसाई जा रही है, ठीक है। जैसे कि या तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, या आपको ट्यूब फीडिंग किसी पेशेंट के अंदर ट्यूब फीड ओरली फ्लूइड नहीं ले पा रहा तो उसको या तो इरिगेट करने के लिए मतलब या ड्रेनेज करने के लिए, या फिर वहाँ से फ्लूइड को इंसर्ट करने के लिए आप एनजी ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हो, इंक्यूबेशन कर सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को, हाई फाउलर। उसका जो हेड एंड पार्ट जो रहेगा उसको हम 90 डिग्री एंगल पर एलिवेट कर देते हैं। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तब भी हम कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर। मतलब जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें लगभग सब में क्या करते हैं हम, हाँ, मोस्ट कॉमनली हम हाई फाउलर पोजीशन को, अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी कई बार क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उसमें इसका जो फुल फॉर्म पूछने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, जैसे जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर एग्जाम में भी कई बार इसका पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एमपाईसी में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया है, जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर पस भर गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया, एयर का फिलअप हो गया है, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देनी है। प्लूरल इफ्यूजन क्या हो गया है कि एयर इफ्यूजन का मतलब है फिलअप हो गई है एयर ज़्यादा, या एयर फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा हो रही है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उसको भी हम उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हाई फाउलर पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोजीशन है हमारी कौन सी है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे कोई कार्डिक जैसे कार्डिक टेबल पे, जैसे ये जो सामने पेशेंट दिख रहा है इसको क्या कर दिया गया है, जैसे हाई फाउलर पोजीशन थी उसमें क्या कर दिया गया, इसमें पेशेंट को आगे की तरफ झुका दिया गया है, पेशेंट को आगे की तरफ झुकाने के बाद आगे पिलो रख करके जो ये टेबल रखी हुई है इसको हम कार्डियक टेबल बोलते हैं, ठीक है। इस कार्डियक टेबल पर उसके सर को और उसके हैंड्स को क्या कर दिया गया है, उसमें रेस्ट करा दिया गया है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, या इसको हम कार्डियक पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो डिजीज वाले पेशेंट होते हैं जिसमें ये उपयोग में ली जाती है मोस्टली। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आ रही है इसके अंदर देखिएगा नेक्स्ट जो पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है सामने दिख रही है प्रोन पोजीशन, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है पेशेंट को कैसे कर दिया गया, पेशेंट को लिटा दिया गया है एब्डोमेन के थ्रू, ठीक है, बेड पे एब्डोमेन के थ्रू पेशेंट को लिटा दिया गया। कौन सी पोजीशन है, ये आपकी है प्रोन पोजीशन, जिसका मोस्टली उपयोग कहाँ किया जा रहा है, देखिएगा इसका मोस्टली जो उपयोग है, जैसे कि किसी को बैक पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था या कोकिक्स पे प्रेशर पड़ रहा था, उससे बचने के लिए रीनल बायोप्सी, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि रीनल बायोप्सी अगर किसी पेशेंट में की जा रही है तो उसमें हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है। या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब इसको एनटीडी बोलते हैं, ये एनटीडी होता किसकी कमी के कारण है, ये भी एक कंजेनिटल डिजीज है, ये होता है फॉलिक एसिड। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के दौरान जिसमें फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिल जाए, ठीक है, और फॉलिक एसिड की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब है उसके स्पाइनल कॉर्ड और जो
ब्रेन है उसमें क्या हो गया, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब होती क्या है, ये न्यूरल ट्यूब क्या करती है, एक ऐसा मास बनता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का निर्माण करती है इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान, जब बच्चा क्या है गर्भ में। तो अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है मदर के अंदर, तो उसमें कौन सा देखने को मिलता है डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पाइनल बाइफिडा या फिर उसके अंदर मेनिंगोमायोसिल, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ये जो है पोजीशन, जैसे आपने स्पाइनल सर्जरी, जैसे किसी पेशेंट के अंदर स्पाइनल की सर्जरी की गई है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ सर्जरी की गई है या हेमरोडक्टोमी की गई है किसी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोन पोजीशन पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोजीशन है वो देखिएगा, ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है इसमें क्या है, पेशेंट को नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में है लगभग, ठीक है, उसके बाद इसको जो लेग्स है, ठीक है, उनको लगभग पुलिस की सहायता से क्या कर दिया गया है, एक रेस्ट करा दिया गया पुलिस की सहायता से। तो ये पोजीशन क्या है, लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है, ये लेग्स को हिप से क्या, ये नी से फ्लेक्स कर दिया गया है, ऊपर की तरफ पुलिस पे क्या कर दिया गया है, रेस्ट करा दिया गया है। ये जो पोजीशन है मोस्टली कहाँ उपयोग में ली जाती है, जब कोई लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, डिलीवरी करा रही है, ठीक है, या इसमें हम कह सकते हैं जो लेबर है उसके लिए हम कौन सी पोजीशन उपयोग में ले सकते हैं, लेबर में लिथोटोमी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन जो लेबर है, लेबर के दौरान दी जाने वाली पोजीशन कौन सी होती है, लिथोटोमी पोजीशन होती है। इसके उपयोग सबसे मोस्ट कॉमनली क्या है, जैसे कि इसमें चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी हो गई या लेबर हो गया, ठीक है। अगर किसी भी महिला के अंदर आप पेल्विक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है उसका, ठीक है, उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं डोर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशन के अंदर, वैसे ही पेल्विक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। TURP, ठीक है, अगर TURP क्या है, इसकी भी कई बार क्या होता है कि इसकी भी आपसे क्या पूछ ली जाती है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। TURP क्या है, ट्रांसयूरेथर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट रिसेक्शन एक जैसे कि BPH का बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, वैसे उसमें TURP एक सर्जरी की जाती है, ठीक है, ट्रांसयूरेथर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको उसकी सर्जरी की जाती है, तो उसको हम TURP बोलते हैं, ठीक है। तो उस वाली जैसे उस वाली कंडीशन में कौन सी पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को, लिथोटोमी पोजीशन दे सकते हैं। इसके बाद कौन सी पोजीशन आ रही है, ये मोस्ट कॉमनली ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है, ये कौन सी पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इसका नाम क्या है, इस पोजीशन का नाम क्या है, इसका नाम है नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, क्या नाम है इसका, नी चेस्ट, जिसका दूसरा नाम जीनोपेक्टोरल पोजीशन है, क्या नाम है, जीनोपेक्टोरल पोजीशन है, ठीक है। ये जो सामने पोजीशन दिखाई दे रही है जिसमें पेशेंट के जो लेग्स हैं उनको बेड पर रेस्ट करा दिया, लंबा कर दिया गया, उसके हिप हैं उसको अबव कर दिया गया है बेड लेवल से, और उसके चेस्ट लेवल को नीचे रख दिया गया है, और हेड के साथ सामने रख दिया गया है, वन साइडेड हेड कर दोगे, ठीक है, मुँह एक तरफ घुमा दिया, और जो उसके हैंड्स रहे, ठीक है, उन पर प्रेशर पड़ रहा है उसके नी और चेस्ट, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या देखा गया है पोजीशन का, नी चेस्ट पोजीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, जीनोपेक्टोरल पोजीशन है, जिसमें हेड को एक तरफ करके उसके जो हैंड्स होंगे उनके आगों की तरफ उसमें रख दिया गया, उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो इसमें यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, जो नी चेस्ट पोजीशन है वो उसका उपयोग मोस्ट कॉमनली किस पे नहीं किया जाता, सिग्मोइडोस्कोपी या लंबर लेमनेक्टोमी की जा सकती है। मोस्ट कॉमनली ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है कि जो कोई भी पेशेंट है उसमें अगर हमको सिग्मोइडोस्कोपी करनी है तो कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए, सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान दी जाने वाली पोजीशन का नाम क्या है, नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। जो नी चेस्ट पोजीशन होती है वो इस प्रकार से दी जाती है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, राधे राधे, पढ़ते रहिएगा। आपके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, UP CHO, उसके बाद बिहार CHO, उसके बाद अदर एग्ज़ाम में RML का भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद RRB का एग्ज़ाम आ रहा है, नॉर्थ हेड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जल्द ही एग्ज़ाम होंगे मार्च में, संभावना है कि एग्ज़ाम्स मार्च तक हो जाएं, ठीक है। ENM की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनमें भी पोजीशंस पूछ ली जाती हैं। थैंक यू।